नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ टू फिल ITR 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बिकॉज आप सबकी नॉलेज में है कि वित्त वर्ष 19-20 के संदर्भ में हमें असेसमेंट ईयर 20-21 में जो ITR भरनी है उसके अलग अलग फॉर्म ITR 1 से लेकर के ITR 7 CBDT द्वारा नोटिफाई किए जा चुके हैं। तो आज इसी सीरीज की मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके साथ ITR 1 की चर्चा के थ्रू। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कवरेज क्या है हमारी आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। हु कैन फाइल ITR 1। ITR 1 कौन व्यक्ति, कौन असेसी फाइल कर सकता है। हु कांट फाइल ITR 1। ITR 1 कौन लोग फाइल नहीं कर सकते, यानी उनके लिए दूसरे फॉर्म एप्लीकेबल हैं, ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इज द ड्यू डेट। ITR 1 भरने की लास्ट डेट क्या है दोस्तों। वेदर मैंडेटरी ई फाइलिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट, इस प्रश्न का भी उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो हैव डिस्कशन ऑन ITR 1 एंड रिस्पेक्टिव प्रिकॉशंस देयर ऑफ। जो भी वहां पर मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उससे जो चीजें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां से दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हु कैन फाइल ITR 1। इफ यू आर अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, यानी अगर आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप ITR 1 फिलअप नहीं कर सकते। इफ यू हैव इनकम अंडर द हेड सैलरीज बट योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तब सर आप ITR 1 भर सकते हैं। लेकिन यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा की जिस भी व्यक्ति की टोटल इनकम है, क्योंकि उसे अपनी एसेट्स लायबिलिटी का ब्यौरा देना होता है, तो ऐसा व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकता। इफ यू आर अ फैमिली पेंशनर, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो भी सर आपके लिए ITR 1 उपयुक्त फॉर्म है। इफ यू हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम है लेकिन आपके पास में एक से ज्यादा मकान संपत्ति नहीं है और ना ही आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई लॉसेज हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ITR 1 का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इस प्रकार की परिस्थिति में भी आप ITR 1 भर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में अदर सोर्स में विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस संबंधी इनकम है तो सर आपके लिए ITR 1 उपयुक्त फॉर्म नहीं होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं, हु कांट फाइल ITR 1। ITR 1 कौन व्यक्ति फाइल नहीं कर सकता। पहली बात, एन असेसी हु हैज एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यदि आपकी इंडिया से बाहर कुछ संपत्तियां हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप ITR 1 फिलअप करने के योग्य नहीं है। अब ITR 1 फिलअप करने के योग्य होना अच्छी बात है या नहीं है, क्योंकि ITR 1 में क्या है दोस्तों, डिस्क्लोजर्स कम जाते हैं, इसलिए ITR 1 जनरली प्रेफरेबल फॉर्म होता है। और ITR 2 में आपको डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा देनी है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि नहीं साहब ITR 1 में ही निकल जाए मेरा काम तो अच्छा है। आप इस पर ना फोकस करिए कि आपके लिए कौन सा फॉर्म बेसिकली अच्छा रहेगा। आपकी जो इनकम की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से भारत सरकार जो डिटेल आपसे मांग रही है, मेरा ये कहना है वो डिटेल आपको देनी आवश्यक है। और यदि आप उन डिटेल्स को देने से बचेंगे भी तो भी सर भारत सरकार के पास सूचना के इतने स्रोत हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास इंडिया से बाहर लोकेटेड एसेट है और आप नहीं बताना चाह रहे, और कल भारत सरकार की नज़र में वो सूचना आई जाएगी किसी न किसी प्रकार से, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में शेयरिंग होती है सर, तो ऐसी परिस्थिति में उस दिन आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए सही फॉर्म का सिलेक्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सो दूसरी बात, हु कांट फाइल ITR 1, एन असेसी हु हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यदि भारत से बाहर किसी अकाउंट में आपके पास साइनिंग कैपेसिटी है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। हु हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, यदि आपका विदेश से कोई आय का स्रोत है तो ITR 1 नहीं भरी जा सकती। हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, आप किसी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी दोस्तों ITR 1 आपके लिए उपयुक्त फॉर्म नहीं है। एंड वन हु हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, जिस व्यक्ति के पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हो, देखिए लिस्टेड शेयर की बात नहीं है, लिस्टेड है तो आप ITR 1 में आ सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो आप ITR 1 भरने के योग्य नहीं है, क्योंकि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के होल्डर होने की परिस्थिति में भारत सरकार स्पष्ट सूचना मांगती है, वहां पर ITR 2, ITR 3 एज द किया जाएगा एसएससी द्वारा। और यही लिस्ट दोस्तों फिर कंटिन्यू कर रहा हूं, who is claiming relief under section 90, 90 and 91 of the Income Tax Act 1961।
जो व्यक्ति डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लेम करता है वो व्यक्ति भी दोस्तों ITR 1 फिलअप नहीं कर सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा की हो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा असेसी भी सर ITR 1 नहीं फिलअप करेगा। ऐसा पर्सन जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, जैसा मैंने पहले भी बोला, ऐसा व्यक्ति भी सर ITR 1 भरने के योग्य नहीं है। एंड अ पर्सन हु हैज अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड अबाउ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। लेकिन यदि 10 लाख रुपए से ऊपर का डिविडेंड है, आपकी इनकम है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो ऐसी परिस्थिति में भी दोस्तों आप ITR 1 भरने के योग्य नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये निर्धारित करना था कि ITR 1 कौन भर सकता है, कौन नहीं। तो आई होप ये डिस्टिंग्विशमेंट अब आपको ध्यान रहेगा। तो दोस्तों यहां पर मैं अब आपके सामने प्रश्न का उत्तर लेना चाहता हूं, व्हाट इज द ड्यू डेट, ITR 1 भरने की ड्यू डेट क्या है। फॉर्चुनेटली हर साल जो ये डेट 31 जुलाई 2020 होती है, उसे इस साल भारत सरकार ने कोविड-19 सिनारियो में बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दिया है। ये है सर हमारी नॉर्मल ड्यू डेट, जिसे हम सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट भी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप 30 नवंबर तक रिटर्न नहीं भर पाए, तो आपके पास में सेक्शन 234F की जो फीस लगती है, वो फीस के साथ में 1,000, 5,000, 10,000 एज द केस में भी, उसके साथ दोस्तों 31 मार्च 2021 तक भी ITR 1 भरने का ऑप्शन लागू रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहां देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इज इट मैंडेटरी टू फाइल ITR 1 ऑनलाइन ओनली। क्या ITR 1 ऑनलाइन ही भरना है, क्या ये मैंडेटरी है। तो वैसे तो आप सब लोग अब ज्यादातर ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही कर रहे हैं, परंतु इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यही है कि इट इज मैंडेटरी टू फाइल द ITRs ऑनलाइन फॉर ऑल द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर अबव 80 ईयर्स ऑफ एज एंड डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। केवल ऐसे असेसीज जो 80 साल या उससे अधिक की आयु के हो गए रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, और जिनके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए कि आपकी उम्र 80 साल या उससे अधिक हो, और एज सीनियर सिटीजन, रादर सुपर सीनियर सिटीजन कहूं तो, और आपके पास में कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, तभी आप फिजिकल रिटर्न भर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मैंडेटली ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना जरूरी है। आइए दोस्तों अब आपके साथ में मैं करता हूं डिस्कशन रिगार्डिंग द फॉर्म, क्या ITR 1 में क्या क्या निटिग्रिटीज हैं, क्या डिटेल्स हैं जो हमें फिलअप करनी है। असेसमेंट ईयर 2021 ITR 1, जिसका प्यार से नाम सहज है। आपको पैन नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर फिलअप करना है, मोबाइल, ईमेल आईडी, एड्रेस फिलअप करना है। मेरा सजेशन है सर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप स्वयं का दें, अपने कंसल्टेंट का ना दें, ताकि कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपसे कम्युनिकेट करे तो आपके सीधे मोबाइल नंबर पर मैसेज आए, आपके ईमेल आईडी पर रिलेवेंट मेल आए। फिर आप अपने कंसल्टेंट को शेयर कर सकते हैं कि हाँ साहब ये मैसेज आ रहा है, प्लीज लुक इनटू दिस। इससे आपका भी ट्रैक अच्छा रहेगा। फिर आप कौन से सेक्शन में रिटर्न भर रहे हैं, 139(1) यानी रेगुलर रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं, या आप अपनी रिटर्न को जब आपने ओरिजिनल भरी है तो कभी कभी रिवाइज करने की आवश्यकता भी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में रिवाइज रिटर्न भरी जा सकती है। इसी प्रकार से यदि कोई नोटिस आया, उसके रिस्पॉन्स में आप रिटर्न भर रहे हैं, तो ये भी सब्सिक्वेंट परिस्थितियों में आएगा। इनिशियल रिटर्न आप तो ये मान के चलिए, अगर टाइमली भरेंगे तो 139(1) और बिलेटेड भरेंगे तो 139(4) आपको टिक करना है। यहाँ आप अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर, नॉट एप्लीकेबल एक्सेट्रा। अगर रिवाइज या डिफेक्टिव रिटर्न है तो पिछली रिटर्न की डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है, और रिलेवेंट जो UDIN जिससे वो पर्टिकुलर ऑर्डर जनरेट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये जो दोस्तों आपके सामने रखने जा रहा हूँ सेकंड पोर्शन, ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आया है फिनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 की वजह से, क्योंकि भारत सरकार ने 139(1) सेक्शन में अमेंडमेंट करके एक 7th प्रोविजो इंसर्ट किया, और ये बोला कि नीचे लिखे 3 व्यक्तियों के लिए अगर अदरवाइज रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो इनमें से एक किसी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो उनके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी हो गया। अब अगर आप 139(1) में रिटर्न भरने के लिए अदरवाइज लाइबल नहीं है, अब आप बोलोगे भाटिया जी मैं लाइबल कब हूं, तो मेरा सरल सा सजेशन है सर, अगर आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है, मैं ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा हूं, यानी चैप्टर 6A के डिडक्शन लिए बिना, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिना चैप्टर 6A के साथ साथ 54 to 54 GB की एग्जम्पशन जो हम कैपिटल गेन हेड्स में लेते हैं, उनको लिए बिना भी अबव एग्जम्पशन लिमिट है। इसी प्रकार से 10AA सेज की एग्जम्पशन लिए बिना भी बेसिक एग्जम्पशन
लिमिट 2.5 लाख से ऊपर है तो आपके लिए रिटर्न भरना अदरवाइज भी मैंडेटरी। लेकिन मैं मान लूं कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, परंतु आप इन 3 में से किसी एक शर्त में आ गए तो आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। क्या क्या कंडीशन है? हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस या नो? यदि यस है तो यहां फिगर दीजिए। Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding ₹2 lakh for a travel to a foreign country of yourself or any other person? Other person relative हो जरूर नहीं, आपने किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा स्पॉन्सर करी है और आपका खर्चा 2 लाख रुपए से ऊपर है। अगर आप हाँ बोलते हैं तो यहाँ अमाउंट फिलअप करिए। Have you incurred expenditure of amount or aggregate of the amount exceeding ₹1 lakh? ये बड़ी जबरदस्त शर्त है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का भी यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर खर्च किया है, यदि आपका उत्तर हाँ है तो ऐसी परिस्थिति में आपको हाँ फिलअप करके रिस्पेक्टिव अमाउंट यहां पर बतानी पड़ेगी। चलिए अब आपके साथ मैं रिटर्न के अगले पोर्शन पर चलता हूं। आपको सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या डिटेल देनी है, अपनी सैलरी आप यहां बताएंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी का बाइफर्केशन लॉ पूछ रहा है आपसे, फॉर्म पूछ रहा है सैलरी बताइए, परक्यूजिट बताइए, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बताइए। यदि आप सेक्शन 10 में कोई अलाउंसेस एग्जम्पशन के क्लेम करते हैं तो उन्हें यहां उल्लेखित करिए। फाइनली आपकी नेट सैलरी क्या होती है ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर अगर आपको कोई डिडक्शन लेना है वो लीजिए। फाइनली आपकी सैलरी इनकम क्या आएगी वो यहां पर आपको बताना है। इसके साथ साथ सर आपको हाउस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करनी है तो ये बताना है कि क्या मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की डिटेल भी फॉर्म में मांगी जाएगी जैसे ही आप रिस्पेक्टिव ऑप्शन चूज करेंगे। फिर आपको ये बताना है साहब कि मेरा अगर किराए पर प्रॉपर्टी है तो मेरे को ग्रॉस रेंट उस पर कितना मिला, इसमें से अथॉरिटीज को क्या लोकल टैक्सेस दिए, इसको रिमेनिंग वैल्यू को हम एनुअल वैल्यू बोलते हैं। इसमें से 30% डिडक्शन लेने के साथ साथ आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन लेंगे। यदि कोई पुराना बकाया किराया आया है तो उसको जोड़ दीजिए और इस प्रकार आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन होगी। इसके बाद दोस्तों आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जोड़ेंगे। यदि कोई डिडक्शन उसमें से लेना है, जैसे मान लीजिए फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन एसएससी को मिलता है वो लेगा। इस प्रकार सर सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्स, 3 चीजें जोड़ करके आपकी जीटीआई आएगी। यानी बड़ा सरल सा मैसेज है, अगर आपके पास में पीजीबीपी या कैपिटल गेन हेड में इनकम है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते, फिर आपको आईटीआर 2 या 3 ऑप्ट फॉर करनी पड़ेगी। यहां देखिए दोस्तों कुछ बदलाव किया गया है क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 सिनेरियो के अंदर भारत सरकार ने कहा कि साहब अगर आपने चैप्टर 6A के कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 31 मार्च तक नहीं किए तो कोई बात नहीं, अगर आपने 30 जून तक भी कर दिए और अब उसको बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया तो हम आपको तो भी उस पीरियड में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन दे देंगे। तो यहां पर आपसे एक स्पष्ट बात पूछी है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20, इसे भी करेक्ट करके 31 जुलाई सरकार कर लेगी, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। यदि आपका उत्तर हाँ है तो एक शेड्यूल डी आई है जो हमें फिलअप करना है। उसके अलावा जो रिस्पेक्टिव डिडक्शंस आप जहां भी क्लेम करते हैं वो रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आप फिलअप करते जाइए, 80TTA, 80TTB, 80C, 80GG, और फाइनली यहाँ आपकी टोटल डिडक्शंस की अमाउंट दोस्तों निकल आएगी। और देखिए अगर आपने फर्दर कोई एग्जम्प्ट इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसका ड्रॉप डाउन के थ्रू आप ई फाइलिंग फैसिलिटी में रिलेवेंट क्लॉज चूज करेंगे, से फॉर एग्जांपल डिविडेंड इनकम, और यहाँ उसके बाद आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल के नॉर्मल टैक्स कितना देना है, रिबेट आप कितनी क्लेम कर रहे हैं, टैक्स आफ्टर रिबेट कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आएगा, टोटल टैक्स एंड सेस कितना होता है, यदि कोई डबल टैक्स कोई आप रिलीफ 89 में क्लेम कर रहे हैं तो वो लीजिए, 234 ABC का ब्याज कितना बनता है वो दीजिए, 234F में फीस कितनी है वो अमाउंट मेंशन करिए, टोटल टैक्स इंटरेस्ट फीस निकल जाएगी। इसके हिसाब से आपने जो टैक्स पे कर दिया, क्या आपका अमाउंट टैक्स पेएबल है तो वो यहाँ आएगा, और यदि रिफंड आपको बनता है ड्यू तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है पार्टी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको अपना बैंक डिटेल देना है, और देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्म कह रहा है डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हैंडल इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जितने भी बैंक अकाउंट हैं सर, फॉर्म तो यही कह रहा है आप सारे बैंक अकाउंट बताइए। अगर आपने कोई बैंक अकाउंट नहीं बताया
और कल भारत सरकार की नज़र में वो बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि पैन नंबर की लिंकिंग से अब बैंक अकाउंट नंबर सारे ट्रेस होते हैं और उस खाते में कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये सर कि बैंक अकाउंट नंबर डालते समय कुछ लोग गलती करते हैं कि अकाउंट नंबर सही नहीं डालते, उसकी वजह से जब कोई व्यक्ति रिफंड क्लेम करता है तो रिफंड क्लेम करते समय उसका रिफंड आने में कई बार दिक्कत आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बैंक अकाउंट नंबर को 2 बार चेक करें, फिर आप इंसर्ट करें। आगे देखिए, डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और इसी प्रकार से टीडीएस टीसीएस की डिटेल भी आपको फिलअप करनी है, वो आपके 26 एएस में ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। एक्सेप्ट एट सेल्फ असेसमेंट, वो क्योंकि आप जनरली रिटर्न भरते समय डिसाइड करते हैं, तो वहां पर आप उस अमाउंट को तय कर सकते हैं। यहां मैंने आपके साथ में जो ऊपर चैप्टर 6 से यानी डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई एक शेड्यूल डीआई की बात करी थी, वो शेड्यूल डीआई है, जिसमें सरकार ये बोल रही है कि अच्छा ये सारे डिडक्शन जो हम क्लेम करते हैं, इसमें से एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 कितनी है, और 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20, जैसे मैं बोल रहा हूँ 31 जुलाई कर दिया जाएगा, 31 जुलाई के बीच में कितने अमाउंट है वो आपको इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर यहां पर रिस्पेक्टिवली मेंशन करना है। मान लीजिए आपने कोई कंट्रीब्यूशन इस पीरियड में किया ही नहीं, तो कुछ नहीं फिलअप करना, फिर यहां पर जो डिटेल्स हैं केवल वही फिलअप कर दीजिए। ओके, ये दोस्तों सिंपल लास्ट वेरिफिकेशन पोर्शन है, जहां आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, इंडिविजुअल की कैपेसिटी में हम रिटर्न भरते हैं ITR 1, पैन नंबर अपना मेंशन करें। सिग्नेचर आपको तभी करना है जब फिजिकल भरेंगे। आजकल हम आधार OTP के थ्रू रिटर्न ई-वेरीफाई करा देते हैं, इसलिए वो यहाँ पर कोई विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं रहती। अंत में दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करता हूं ये पर्टिकुलर वीडियो आपको ITR 1 भरने में निश्चित रूप से मददगार होगी। यदि आपके ITR 1 भरने से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सर मैं ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर भी आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके आपके सामने आऊँगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।